साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पार्ट 2 विलयन का आज हम लोग भाग 6 देखेंगे। भाग 6 में हम लोग एक अपना प्रश्न लेंगे जो हमारा पूछा जाता है, छिलका उतरे हुए अंडे को जब पानी में डाला जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, लेकिन जब नमक के विलयन में डाला जाता है तो उसका आकार छोटा हो जाता है, क्यों? और इसके बाद हम लोग चैप्टर विलयन के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, छिलका उतरे हुए अंडे को जब पानी में डाला जाता है, छिलका उतरे हुए अंडे को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उसका आकार बढ़ जाता है, परंतु जब उसे नमक के विलयन में डालते हैं तो उसका आकार छोटा हो जाता है, क्यों? तो होता क्या है हमारा, ये हमने एक पात्र ले रखा है और इसमें हमने रखा है पानी को। क्या रखा है? पानी को। पानी के विलयन में डाला जाता है ना, तो इसमें मान लीजिए ये हमने कोई अंडा डाल रखा है, तो छिलका उतरा हुआ ये अंडा है, इसे हमने पानी में डाल रखा है तो इसका आकार बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पानी हमारा जो होता है तनु विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? तनु विलयन होता है। और जो हमारा अंडा होता है इसमें, तो अंडा के अंदर जो द्रव भरा होता है, अंडा के अंदर जो विलयन भरा होता है वो हमारा होता है सांद्र विलयन। कौन सा होता है? सांद्र विलयन होता है। तो होता क्या है कि जो अंडे के ऊपर की जो झिल्ली होती है, अंडे के ऊपरी वाली जो झिल्ली होती है, छिलका निकालने के बाद उसमें एक पन्नी निकलती है, तो वो जो झिल्ली होती है वो अर्धपारिगम्य झिल्ली की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? अर्धपारिगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। तो होता क्या है कि जो हमारा पानी होता है वो तनु विलयन होता है, अंडे के अंदर जो द्रव भरा होता है वो सांद्र विलयन होता है, और जो अंडे की झिल्ली होती है ये अर्धपारिगम झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। पानी क्या होता है? तनु विलयन होने के कारण अर्धपारिगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में चला जाता है। हमने पढ़ा परासरण वाली क्रिया में कि कम सांद्रता का विलयन अर्धपारिगम झिल्ली को पार करके, कम सांद्रता का जो विलयन है ये अर्धपारिगम झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करता है? प्रवाहित हो जाता है। तो यही हमारी परासरण की क्रिया थी और इसके कारण इसका आकार बढ़ जाता है। और इसमें आगे कहा गया है, लेकिन जब नमक के विलयन में डाला जाए तो फिर से हम लोग देखते हैं, हमने एक पात्र ले रखा है और अब की बार हमने इसमें नमक का विलयन ले रखा है। क्या ले रखा है? नमक का विलयन ले लिया है। और इसमें हमने एक अंडा रखा है और इसके अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, नमक का विलयन हमारा सांद्र की भांति व्यवहार करता है। सांद्र विलयन और तनु विलयन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एक अवस्था होती है। तो जो हमारा नमक होता है वो अब की बार अंडे के जो अंदर द्रव भरा है उसकी तुलना में सांद्र होता है, और नमक की तुलना में अंडे के अंदर का जो द्रव होता है ये तनु विलयन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? तनु विलयन की तरह व्यवहार करता है। और इसकी झिल्ली जो होती है अर्धपारिगम झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। तो जब छिलका उतरे हुए अंडे को हम लोग नमक के विलयन में डालते हैं तो नमक का विलयन सांद्र होता है, और जो अंडा होता है इसके अंदर का विलयन तनु होता है। तनु होने के कारण अंदर का विलयन जो होता है अर्धपारिगम झिल्ली को पार करके बाहर की ओर चला जाता है, जिससे इसका आकार जो होता है छोटा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एक विलायक के 2000 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ की 100 ग्राम मात्रा मिलाई गई है। दोनों ग्राम में दिए गए हैं, यानी हमें ये डब्लू दिया गया है। जो ज़्यादा दिया हो उसे हम लोग कैपिटल डब्लू बोलते हैं। विलायक की मात्रा कितनी दी गई है? 2000 दी गई है। और जो कम मात्रा में दी जाती है वो विलेय की मात्रा होती है, स्मॉल डब्लू होता है। कितना दिया गया है? 100 ग्राम दिया गया है, मिलाई गई, जिससे क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब हमने देखा था पहले वीडियो में, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि हो जाना। तो क्वथनांक में क्या हुआ? वृद्धि हुई। और वृद्धि कितनी हुई है? 10 डिग्री। तो वृद्धि को हम लोग डेल्टा टी कहते हैं, और ये कितना हुआ है? 10 डिग्री है, प्राप्त हुई। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अणुभार। और अणुभार को हम लोग जानते हैं कि स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। यदि मोलल उन्नयन स्थिरांक
5 गुणे 10 की घात 6 है। अब की हमें क्या दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक में देखते हैं, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है इसका फार्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। यदि आप लोगों ने मोलल उन्नयन स्थिरांक का वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले के वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ से फार्मूला हमें मिल जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक का, क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें KB दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब क्या दिया गया है, KB हमें दिया गया है, कितना है, 5 गुणे 10 की घात 6 दिया गया है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इक्वल टू 1000 गुणे KB का मान दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 6, तो रख देते हैं 5 गुणे 10 की घात 6 इंटू स्मॉल w कितना दिया गया है, हमें 100 दिया गया है, बटे डेल्टा t कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, इंटू कैपिटल W दिया गया है 2000। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो गए और यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 50 बटे 2 गुणे 10 की घात 6, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात 6। कितना आ जाएगा, 25 गुणे 10 की घात 6। ये हमारा आ गया अणुभार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमें इस कैपिटल W दिया था, स्मॉल w दिया था, डेल्टा t दिया था और KB दिया था। हमें m निकालना था तो हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला लिखा और सारी वैल्यू पुट करके हमने m निकाल लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी विलायक के 20 ग्राम में, विलायक कितना है हमारा, 20 ग्राम, और विलायक को हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं मात्रा को। तो विलायक के 20 ग्राम में यानी कैपिटल W बराबर दिया गया है 20 ग्राम में आवाष्पशील पदार्थ के 5 ग्राम मिलाए गए। ये कम मात्रा में दिया है, स्मॉल w कितना दिया गया है, 5 ग्राम मिलाए गए हैं, जिससे अलग अलग तापमान पर विलायक के लिए 75 डिग्री सेंटीग्रेड तथा विलयन के लिए 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विलायक के लिए तापमान अलग दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं विलायक का तापमान हम लोग T मानते हैं, कितना है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और विलयन के लिए, विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, याद कीजिए हमने TS माना था, तो ये हमारा 125 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोलर अब की कहा गया है, कौन सा, मोलर। मोलर उन्नयन स्थिरांक 40 है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम लोग क्या मानते थे, हम लोग मानते थे KB डैश। ये हमारा फार्मूला है मोलर उन्नयन स्थिरांक का, हमने KB डैश माना था। तो यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और हमें दिया गया है KB डैश बराबर कितना है, 40 है। आवाष्पशील पदार्थ का अणुभार यानी हमें स्मॉल m निकालना है। तो अभी हमने फार्मूला देखा, स्मॉल m बराबर कितना होता है, मोलर के लिए 100 होता है, 100 गुणे KB डैश गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें पहले डेल्टा t निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा t बराबर फार्मूला क्या होता है, TS माइनस टी, क्या होता है, TS माइनस टी। तो डेल्टा t हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, TS है हमारा 125 और इसमें से t को इसमें से घटा देंगे तो हमें डेल्टा t कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा, ये हमारा 50 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। स्मॉल m बराबर 100 गुणे KB डैश हमारा कितना है, 40 है, इंटू स्मॉल w हमारा कितना है, 5 है, डेल्टा t हमारा 50 आया है और कैपिटल W हमारा कितना है, 20 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और ये 10 आएगा 5 से, और ये हमारा करने पर 20 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा अणुभार निकल आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी हमें m निकालना है। विलयन बनने से पहले विलायक की मात्रा यानी कैपिटल W है तथा विलेय की मात्रा यानी स्मॉल w दिया गया है, पाई गई। सभी परिस्थितियां सामान्य थी तथा मोलर, किसकी बात किया गया है, मोलर अवनमन स्थिरांक, कौन सा, मोलर अवनमन स्थिरांक 36 था तथा हिमांक में अवनमन कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। चलिए देखते हैं। दिया गया है हमें m बराबर ज्ञात करना है और इसमें विलायक की मात्रा यानी कैपिटल W बराबर दिया गया है 75.5, स्मॉल w हमारा दिया गया है 25.5
और हमें इसमें कहा गया है मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक को हम लोग kf' से मानते हैं। मोलर अवनमन स्थिरांक को kf' से मानते हैं और ये हमारा 36 दिया गया है। हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी दिया गया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें निकालना क्या है, m निकालना है। तो मोलर अवनमन स्थिरांक की बात की है तो मोलर अवनमन स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है। मोलर अवनमन स्थिरांक का होता है फार्मूला m बराबर 100 गुणे kf' इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो फार्मूला नोट करते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा kf' इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे kf' कितना दिया गया है 36 और गुणे स्मॉल w दिया गया है 25.5 अपॉन डेल्टा टी दिया गया है हमारा 40 और कैपिटल W दिया गया है 75.5। दशमलव से दशमलव हट जाएगा और इसे हम लोग 5 से काटेंगे। 5 पचा 25, 5 का नम 5 और ये 5 का नम 5 पचा 25 और 5 का नम 5। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ से 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा m बराबर आ जाएगा 9 गुणे 51 गुणे 10 बटे 151। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा हमारा 4590 बटे 151। तो इसे भाग देने पर हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू लगभग 30.3 आती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला है राउल्ट का नियम संबंधित है। हमें बताना है राउल्ट का नियम किससे संबंधित है, क्वथनांक से, हिमांक से, वाष्प दाब से या परासरण दाब से। तो हम लोगों को पता है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, यानी वो हमारा वाष्प दाब से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो हमें याद रखना है कि 1% NaCl का, किसका 1% NaCl का क्वथनांक जो है हमारा सबसे ज़्यादा होता है। फार्मलता समान रूप से होती है, यानी जो हमारी फार्मलता होती है समान रूप से क्या होती है, मोलरता होती है कि मोलरता होती है कि नॉर्मलता होती है। तो फार्मलता की डिफिनीशन में हमने देखा था कि ये हमारी एक प्रकार की मोलरता ही होती है। कौन सा विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो राउल्ट के नियम का पालन कौन सा विलयन नहीं करता है। राउल्ट के नियम में हमने देखा था राउल्ट के नियम की सीमाएं थी, तो उसमें था कि यह तनु विलयनों पर लागू होता है, अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है, आदर्श विलयन पर भी लागू होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट था विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है। तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यहीं पर हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।